गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुना इधर सबका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तो लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के वजह से इलेक्ट्रिक डायपोल कैसे फाइंड आउट करना है इसके बारे में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमने देखा कि अगर कुछ पॉइंट चार्ज गिवन रहे कैसे डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, कुछ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लाइक लीनियर सरफेस और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेंगे तो कैसे डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है हमने सीखा है। सो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर एक आइडियल डायपोल हो, आइडियल डायपोल मतलब जिस डायपोल में सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज and if they are separated by a very small distance, ऐसे डायपोल को हम क्या बोलते हैं, आइडियल डायपोल, पॉइंट डायपोल। सो ऐसे पॉइंट डायपोल की वजह से किसी पॉइंट पर अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे सर्टेन डिस्टेंस आर पे इस डायपोल का सेंटर से, तो उस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होंगे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होंगे, एंड देन इस डायपोल का अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इसके अंदर एनर्जी कितना स्टोर होंगे, इसके ऊपर फोर्स कितने होंगे, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले लिखो क्या, इलेक्ट्रिक डायपोल, potential due to electric dipole. ये मान लो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस हो। सो ओरिजिन पे एक डायपोल रखा गया है, आइडियल डायपोल, जो कि न सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज से बने हुए हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल। लाइक अगर हम आइडियल डायपोल देखें जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना, डायपोलर मॉलिक्यूल HCl मॉलिक्यूल अगर हम देखें तो H और Cl का जो बॉन्ड लेंथ ऑर्डर होता है वो माइक्रोमीटर ऑर्डर पे होते होंगे ना। सो दिस डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, और यहाँ पर मान लो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है। एंड अभी के लिए हम ये जो डायपोल का लेंथ है ये लेंथ को मान लेते से 12, ठीक है, लेंथ कितना है 12। सो अब इसके वजह से अगर हम इस डायपोल के वजह से सर्टेन डिस्टेंस r पे किसी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट सेंटर से, इस डायपोल का सेंटर से r डिस्टेंस दूरी पे, और इस एंगल का वैल्यू मान लीजिए जैसे थीटा हो, ठीक है, एंगल का वैल्यू अगर थीटा हो तो इस P पॉइंट पे, जिस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो इन टर्म्स ऑफ r थीटा में लिख सकते हो r एंड थीटा। सेंटर से डिस्टेंस होगा r, एंड डायपोल जिस डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, तो डायपोल इस डायरेक्शन पे, तो डायपोल के साथ r जो एंगल बना है इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा हो, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में r थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हमें इस P पॉइंट पे इस डायपोल की वजह से क्या करना है, जो पोटेंशियल होंगे इस पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए देखो क्या करें हम यहाँ पे कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, और इस नेगेटिव चार्ज से भी इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे हम, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मान लीजिए से r प्लस, और इस नेगेटिव चार्ज से जो डिस्टेंस है इसे मान लेते हैं हम r माइनस, ठीक है, r प्लस एंड r माइनस। तो अब हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो अगर हम सिंपली जो भी अभी तक पोटेंशियल का डेफिनेशन हमें पता है कि डायपोल इज कंसिस्ट बाय 2 पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, तो इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होंगे। सो इन दोनों का अगर हम सुपर पोजिशन ले तो हमें P पॉइंट इस डायपोल की वजह से नेट पोटेंशियल मिल जाएगी, ठीक है। एंड
यहाँ पर देखो पॉइंट डाइपोल लिखा हुआ, पॉइंट डाइपोल मतलब ये जो डेल्टा एल है, दैट डेल्टा एल इज वेरी वेरी स्मॉल, सो वी कैन मेक अजम्पशन दैट डिस्टेंस जो होगा, ये जो डिस्टेंस है आर इज मच मच ग्रेटर देन दैट एल। ठीक है, ये जो एल है इनके बीच में जो डिस्टेंस है इनसे काफी गुना ज्यादा है डिस्टेंस। तो ऐसी डिस्टेंस पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? सो यहाँ पे लिखो कि द पोटेंशियल at point P वी आर थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सो Q डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस हमें मान लिया R प्लस, एंड यहाँ पर जो चार्ज है नेगेटिव है तो यहाँ पर माइनस Q डिवाइडेड बाय यहाँ से जो डिस्टेंस है P पॉइंट का, ये डिस्टेंस हमने माना है माइनस R माइनस। तो ये है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे R प्लस और R माइनस का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो यहाँ पर देखो इस R प्लस और R प्लस का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एल और R के टर्म पे अगर हम लिखने चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि ये देखो L इस बराबर है R प्लस इस बराबर है R इस बराबर है, तो वेक्टर साइन से अगर हम लिखने चाहें तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि L प्लस R L square plus R square plus 2 minus 2LR cos theta. इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे R। ठीक है, R। सो अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लें, सो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, बस सिंपली यहाँ पे अगर आप हमें से R प्राइम फाइंड आउट करना है तो R प्लस अगर हम कैलकुलेट करने चाहें, सो R प्लस इक्वल्स टू क्या होंगे R माइनस L। ठीक है, R माइनस L। सो अब अगर हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड, यहाँ पे R प्लस मतलब क्या, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करना है, तो R प्लस का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने चाहें, इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब इनके बीच में देखो नेगेटिव साइन है तो हम क्या लिखेंगे -2 इंटू आर डॉट एल। तो यहाँ पे देखो R इस बराबर है L इस बराबर है, इनके बीच में एंगल है थीटा, तो हम क्या लिखेंगे L R cos थीटा। ठीक है, L R cos थीटा। तो सेम वे अगर आप R माइनस को भी लिखने चाहोगे, सो R माइनस भी अगर हम इस फिगर से लिखने चाहे तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली R माइनस अगर हम यहाँ से लिखने चाहें, सो R माइनस, सो यहाँ पे देखो यहाँ से अगर स्टार्ट हो, सो R माइनस ये वेक्टर है, सो R माइनस इज इक्वल्स टू L प्लस R होगा यहाँ पे, है ना। सो R माइनस इक्वल्स टू क्या होंगे R प्लस L वेक्टर। सो R माइनस का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने चाहें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2LR cos थीटा। ठीक है, 2LR cos थीटा। सो इन दोनों में अगर हम देखें, देखो मैग्नीट्यूड पे या सारे टर्म सेम है, बस यहाँ पे R माइनस में यहाँ पर आएगा प्लस साइन एंड R प्लस पे यहाँ पर आएगा माइनस साइन। सो आगे से अगर हम इन जनरल इसको ऐसे लिखे कि यहाँ से R प्लस, तो 1/R प्लस का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/R प्लस का वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखने चाहें तो इससे भी डिवाइड करेंगे ना, तो 1 अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2LR cos थीटा। ठीक है, -2LR cos थीटा। अब देखो हमने क्या बोला था कि ये जो डाइपोल हमने कंसीडर किया, द डाइपोल इज अ पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल मींस पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट सेपरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। सो कितना स्मॉल, दैट डिस्टेंस विल बी मच मच स्मॉलर देन द R का रिस्पेक्ट में अगर L इज वेरी वेरी स्मॉल हो तो क्या हम यहाँ पे इस L स्क्वायर को इग्नोर कर सकता हूँ, दिस R इज मच मच ग्रेटर देन L हो। इस टर्म से अगर हम नेग्लेक्ट करें इसे तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर माइनस
2L R cos थीटा। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि एज R इज मच ग्रेटर देन L। ठीक है, अब ये जो टर्म है, इस टर्म को अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाने चाहे, यहाँ पे अंडर रूट डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से अगर हम न्यूमरेटर में लेके चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पावर माइनस पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, सर हाँ बोलो। सर जो r प्लस r r माइनस तीनों को सर पैरेलल बने हैं, क्या होंगे? तीनों को पैरेलल बने हैं पैरेलल? किसका पैरेलल? और तीनों एक दूसरे को। किसी का भी पैरेलल नहीं होंगे। पैरेलल होता तो यहाँ पे कन्वर्ज होता क्या? सर Last r difference माइनस में एंगल 180 माइनस थीटा होना चाहिए ना? क्या? सर r माइनस का जो लिख रहे हैं मैग्नीट्यूड, उसमें एंगल 180 माइनस थीटा। एल ऐसी है, आर ऐसी है, तो इनके बीच में एंगल ही होगा ना। ये देखो, एल इस बराबर है, आर इस बराबर यस था सर, यहाँ यस पे। सर, समझ गए। यहाँ पर आर माइनस ए वाला वेक्टर है, तो एल इधर भी होंगे, तो एल यहाँ से लेना पड़ेगा ना हमें। तो एल यहाँ से ये तक एल है, एल डायरेक्शन, ये आर का डायरेक्शन है, तो इनके बीच में एंगल फिर से थीटा ही आएगा। सो 1 डिवाइडेड बाई आर प्लस, इसका वैल्यू अगर हम लिखने चाहें तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? अगर इसे हम डिनोमिनेटर में लिखाने चाहें तो लिखेंगे क्या, आर स्क्वायर प्लस 2L R cos theta to the power एल minus आर cos थीटा होल टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, माइनस हाफ। अब यहाँ से अगर हमसे सर माइनस आएगा सर, sir r R स्क्वायर माइनस 2l r cos थीटा। माइनस से वहाँ से 1/r माइनस, अगर आप यहाँ से देखो क्या है, आर स्क्वायर अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें इससे पूरे फंक्शन से, सो यहाँ पे पावर माइनस है, तो क्या होंगे 1/r, और ये होंगे 1 माइनस 2L डिवाइडेड बाई R cos थीटा होल टू द पावर माइनस हाफ। सो अब देखो क्या माना था हमने एजम्पशन कि R इज मच ग्रेटर देन L। सिर्फ R इज मच ग्रेटर देन L हो, तो R बाई L डिवाइडेड बाई R अगर हम कैलकुलेट करने चाहें तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, L बाई R मच में लेस देन 1। सो अगर ये लेस देन 1 हो तो क्या हम इसको बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो? yes sir फर्स्ट ऑर्डर अगर अप्रोक्सीमेशन हम लें तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट आप है वो यहाँ पे by R सही है। सो यहाँ पर अगर मल्टीपल हो जाए तो हमें क्या मिलेंगे 1, और यहाँ पर माइनस साइन है, यहाँ पर माइनस हाफ है, तो प्रोडक्ट होकर हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/2 2L डिवाइडेड बाई R cos थीटा। सो 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे 1/R 1 प्लस L डिवाइडेड बाई R cos थीटा। ठीक है, L डिवाइडेड बाई R cos थीटा। सो ये किसका वैल्यू मिल रहा है हमें, 1/R प्लस का। तो सिमिलरली 1/R माइनस का वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करने चाहे तो इसका वैल्यू क्या आएंगे 1/R। 1 देखो यहाँ minus पे प्लस साइन था, है ना, R माइनस पे अगर देखोगे तो यहाँ पर अगर प्लस साइन हो तो यहाँ पर आके माइनस साइन हो जाएंगे। सो फाइनली हमें यहाँ पर क्या मिलेंगे 1 माइनस L डिवाइडेड बाई R cos थीटा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई L माइनस R cos थीटा। सो ये जो 1/R प्लस का वैल्यू और इस 1/R माइनस का वैल्यू, ये दोनों वैल्यू आप जो पोटेंशियल वैल्यू हमने लिखा था वहाँ पे पुट कर दीजिए। इस क्वांटिटी का वैल्यू और इस क्वांटिटी का वैल्यू अब पोटेंशियल में पुट कर दीजिए। सो देखिए हमें फाइनल पोटेंशियल क्या मिलेंगे P पॉइंट पे। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P VR थीटा, इसका वैल्यू हमें मिला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R प्लस माइनस Q डिवाइडेड बाई R माइनस।
सो यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो ये होंगे 1/4πε0। क्यू भी अभी हम कॉमन ले लेते हैं, क्यू कॉमन ले लो। सो इस वाला का वैल्यू देखो क्या होंगे 1/r, r प्लस का वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे, सो 1/r, और सेकेंड टर्म क्या होंगे सारा अगर हम मल्टीपल कर दे तो l cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। सो l cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। अब सेकेंड टर्म यहाँ पे r माइनस का वैल्यू जब पुट करोगे तो होंगे 1 - r, और फिर सेकेंड टर्म नेगेटिव था तो ये नेगेटिव साइन माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये होंगे l cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये होंगे। सो ये फर्स्ट टर्म और ये थर्ड टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे 1/4πε0। इन दोनों टर्म अगर हम ऐड करें तो हमें क्या मिलेंगे 2l 2l cos q theta cos थीटा डिवाइडेड बाई r r square। स्क्वायर। अब देखो ये जो डाइपोल हमने माना था पॉइंट डाइपोल जो ओरिजिन पे रखा गया था, उसका लेंथ हमने क्या मान के रखा था 2l। सो 2l इंटू वन ऑफ दिस चार्ज, तो ये हमें क्या देंगे, जो भी पॉइंट डाइपोल हमने कंसीडर किया उसका डाइपोल मोमेंट, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा आपका p इंटू cos थीटा डिवाइडेड बाई r square। r स्क्वायर। और उसको सर k का टर्म में भी लिख सकते हैं 1/4πε0। सो ये जो हमने पोटेंशियल लिखा है यहाँ पे, सो पोटेंशियल किसकी वजह से है कि अगर एक डाइपोल रहा है ऐसे, इस डाइपोल का सेंटर से r डिस्टेंस पे एंगल थीटा पे अगर किसी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले हैं, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे 1/4πε0 p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, वेयर p क्या है इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट, एंड थीटा क्या है इस डाइपोल मोमेंट, और r के बीच में जो एंगल होगा इस एंगल होगा थीटा, और इस डाइपोल का सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा इस डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे r। सो ये अगर हो तो इस केस में हमें पोटेंशियल क्या होंगे p cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सॉरी, और क्या देखो, और इससे अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे सो v r cos थीटा इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं कि 1/4πε0 ये हो जाएंगे p डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। लिख सकते ना ऐसे, देखो क्या करेगा p cos थीटा, सो जब मैं p के साथ r कैप अगर यहाँ पे मल्टीपल करूँ p डॉट r कैप, यहाँ में क्या देंगे r कैप मतलब इस बराबर यूनिट वेक्टर, p इस बराबर यूनिट वेक्टर, p इस बराबर वेक्टर है, सो p डॉट r अगर हम करें तो मॉड ऑफ p एंड मॉड ऑफ r कैप का वैल्यू होगा 1, और इनके बीच में एंगल है थीटा, सो आएंगे क्या p cos थीटा। सो p cos थीटा का मतलब p डॉट r कैप, और डिनोमिनेटर में था यहाँ पे 1/r स्क्वायर, सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक r से मल्टीपल कर दे हम तो क्या मिलेंगे p डॉट r इंटू आर कैप, तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ r वेक्टर, सो p डॉट r वेक्टर डिवाइडेड बाय r क्यूब। सो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहोगे इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट में p और r के, तब आप इस फॉर्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। सो एक डाइपोल के वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे होंगे हमें पता चल गया। अब देखो एक ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल का अगर हमसे जो बाइसेक्टर प्लेन है उस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहिए, उस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। ये मान लीजिए आपका डाइपोल है इस डायरेक्शन पे, बाइसेक्टर प्लेन मतलब एक ऐसी प्लेन है जो इससे दो इक्वल पार्ट में कट करे ऐसे, ठीक है। सो ये इसका सेंटर था मान लीजिए यहाँ पे। सो इस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए 0। सो देखो यहाँ पर ये जो एंगल लिया था हमने, इस एंगल का वैल्यू क्या था थीटा, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या था r, ठीक है, सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस था r। सो अब देखो अगर हम बाइसेक्टर प्लेन की बात करें, जैसे ये आपका डाइपोल है और ये इसके साथ परपेंडिकुलर प्लेन है ना, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन मतलब ऐसे होंगे। सो अगर हम देखें तो ये जो r होगा और इस डाइपोल के बीच में जो एंगल होगा, मतलब इस प्लेन के ऊपर कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लो, कोई भी एक पॉइंट। सो अगर सेंटर के साथ हम इसे ऐड करें तो ये होगा आपका r। सो r और
डाइपोल के बीच में एंगल कितना होंगे यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है 90 डिग्री। तो अगर 90 डिग्री हो तो इस प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो इस पोटेंशियल के इस प्लेन के ऊपर हर पॉइंट पे क्या होंगे? डाइपोल पोटेंशियल जो है पोटेंशियल 0 होंगे। तो इसीलिए डाइपोल का जो बाइसेक्टर प्लेन है, बाइसेक्टर प्लेन को क्या बोला जाता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस व जीरो पोटेंशियल सरफेस आप बोल सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, जीरो पोटेंशियल सरफेस जो है यहाँ पर एक प्लेन बनेगा जो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। एंड आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन भी बताया गया था कि किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर एक चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट करने चाहे तो उसके इसमें वर्क डन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 सर। 0. तो हो जाएंगे। तो इस प्लेन के ऊपर चाहे मैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में अगर एक चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट करूं, कीपिंग दिस डाइपोल फिक्स, इस डाइपोल के यहाँ पे फिक्स रख के अगर इस प्लेन के ऊपर ए पॉइंट से बी पॉइंट पे अगर मैं एक चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करूं तो इस केस में वर्क डन का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, वर्क डन का वैल्यू 0 क्यों आएंगे? क्योंकि इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल होगा, और इस डाइपोल की वजह से अगर हम पोटेंशियल देखें तो ये जो बाइसेक्टर प्लेन है हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल होगा, तो इट विल बी इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस में दो पॉइंट के बीच में अगर हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को डिस्प्लेसमेंट करें तो पोटेंशियल सेम है, तो इस केस में हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होंगे यहाँ पे? वर्क डन का वैल्यू होंगे 0। सो इस तरीके से अगर आपको किसी भी अदर पॉइंट पे भी पोटेंशियल पूछा जाए तो आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैम पे लास्ट ईयर में, उससे पहले ईयर पे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, तो एक दो क्वेश्चंस पोटेंशियल रिलेटेड हम सॉल्व कर देते हैं। सर एक बार फर्स्ट स्लाइड दिखा दीजिए। सर ऊपर से। ओके, सो यहाँ पर देखो, टू डाइपोल ओरिएंटेड पोटेंशियल गिवन है। पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 23। इस क्वेश्चंस पे देखो क्या गिवन है हमें कि ऐसी दो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स एक्सिस और ये मान लीजिए वाई एक्सिस। सो इस एक्स एक्सिस के ऊपर दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू। और वाई एक्सिस के ऊपर भी दो पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर है प्लस क्यू और यहाँ पर है माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू। अब क्या बोला गया कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर हम देखते डिस्टेंस, और इन दोनों चार्ज के बीच में भी जो डिस्टेंस है, ये दोनों डिस्टेंस गिवन क्या है? ए गिवन है हमें। ठीक है, दोनों डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस हमें ये गिवन है। अब हमें यहाँ से क्या पूछा गया है कि अगर हम यहाँ से ऐसे किसी पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहें, इस पी पॉइंट का वैल्यू क्या गिवन है कि ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के इसका एंगल गिवन है 60 डिग्री, ये एंगल गिवन है 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस हमें गिवन है आर। ठीक है, डिस्टेंस हमें गिवन है आर। तो इस पॉइंट पे हमें क्या करना है? पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है।
सो इस केस में देखो आगे हम थोड़े से और एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाएंगे, मल्टीपल एक्सपेंशन। तो मल्टीपल एक्सपेंशन से क्या होता है, जब हमें ऐसे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन रहता है, और यहाँ पर देखो क्वेश्चंस पे एक एजम्पशन भी गिवन है कि वेयर आर इज मच ग्रेटर देन ए। सो जिस रीजन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है उस रीजन से अगर आर जो है, आर अगर मच लार्जर हो, तो इस केस में क्या करना होता है, हमें इस पी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना होता है तो इस पोटेंशियल का एक जनरल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं कि V इक्वल्स टू एक मोनोपोल का कंट्रीब्यूशन आता है, फिर डाइपोल, फिर क्वाड्रुपोल ऐसे आता है। सो मोनोपोल का कंट्रीब्यूशन मतलब सिस्टम का टोटल चार्ज तब क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए होता है। बट इस केस में अगर हम टोटल चार्ज कैलकुलेट करें, टोटल चार्ज का वैल्यू देखो क्या होंगे, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, कैंसिल आउट होकर 0 मिलेंगे, यहाँ पर प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस क्यू, तो कैंसिल आउट होकर हमें 0 मिल जाएगी। तो टोटल चार्ज 0 है। तो नेक्स्ट जो लीडिंग टर्म होता है उस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल का वैल्यू किसके वजह से होंगे, डाइपोल की वजह से। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिस्टम का डाइपोल मोमेंट पहले कैलकुलेट करना पड़ेंगे, और एक डाइपोल के वजह से कैसे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है वो भी हमने सीखा है, तो उस फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। बट उससे पहले हमें क्या करना है, सिस्टम का डाइपोल हमें कैलकुलेट करना पड़ेंगे। तो इस सिस्टम का डाइपोल क्या होंगे, देखो डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, समेशन ओवर QI RI। सो इस चार्ज को अगर हमसे 1 1 है, Q1 Q2 Q3 Q4, सो Q1 का वैल्यू है माइनस Q, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए इस चार्ज का विद रेस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन, A/2 AI कैप, AI कैप प्लस इस पॉइंट पे चार्ज के लिए क्या गिवन है, प्लस Q, प्लस और Q इसका पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, सेंटर से डिस्टेंस। AJ सो 1 कैप। मिनट, नॉट AJ कैप, सर A/2 यहाँ से होगा ना यहाँ सर? से यहाँ by तक 2 का देखे डिस्टेंस होगा। ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, तो A/2 होना चाहिए, ठीक है, A/2। सो यहाँ पर भी क्या होंगे, A/2 J कैप। अब इस वाला के लिए क्या लिखोगे, यहाँ पर प्लस Q चार्ज, और पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होना चाहिए, A/2 माइनस I कैप। कैप। उसके बाद इस वाला चार्ज के लिए यहाँ पर है माइनस Q चार्ज, और सेंटर से डिस्टेंस है A/2, और है नेगेटिव Y एक्सिस के ऊपर है, तो ये होंगे। सो ये आपका नेट डाइपोल मोमेंट है। तो इससे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो आपको क्या मिलेंगे, I कंपोनेंट यहाँ से और यहाँ से मिलेंगे। सो इधर भी I नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी नेगेटिव होंगे। सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे, Q इंटू ए माइनस I कैप, और यहाँ पर जे कैप जो है माइनस ए माइनस प्लस हो जाएंगे, यहाँ पर भी जे कैप प्लस है तो ये प्लस मिलेंगे। सो Q इंटू ए जे कैप, ठीक है। सो एक डाइपोल है जिस डाइपोल का I कंपोनेंट भी है, J कंपोनेंट भी है, और I कंपोनेंट J कंपोनेंट दोनों इक्वल है। और देखो I कंपोनेंट जो माइनस है, J कंपोनेंट जो प्लस है, तो इस डाइपोल का ओरिएंटेशन किस कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए, किस ऑक्टेंट पे होना चाहिए, सेकंड। सेकंड पे होंगे, सेकंड पे होंगे। सो यहाँ पर होंगे एक्चुअली। सो अगर हम इस डाइपोल को, इस सिस्टम का टोटल डाइपोल अगर हम ड्रॉ करने चाहें, सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे, ये मान लीजिए आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस हो। तो इस केस में ये जो डाइपोल है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम नेट डाइपोल देखें तो इस डाइपोल का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे होंगे, जो कि ना पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएंगे, इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट दोनों देखो सेम है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना चाहिए, 45 से 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री ये होगा। अब देखो यहाँ पर जो हमें पॉइंट गिवन था, पी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना था, वही एंगल गिवन था 60 डिग्री। बट हमने जो अभी पोटेंशियल के डाइपोल के वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना सीखा है, ये जो भी आर थीटा होता है, यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो यहाँ पे आर तो नोन है, बस हमें थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यहाँ पर थीटा जो होता है, थीटा क्या होता है, अभी हमने डिराइव किया था, डाइपोल और आर के बीच में एंगल होता है थीटा। सो ये एंगल है हमारा थीटा, तो इस थीटा का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करोगे, देखो ये अगर 60 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 25 25
30 डिग्री 30 sir. 30 डिग्री, ये होगा 30 डिग्री। सो ये अगर 30 डिग्री हो सो इस डाइपोल और इसके बीच में एंगल क्या होना चाहिए? 45 75. प्लस 30, सो 75 होंगे। ठीक है, सो यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? सो P cos थीटा का वैल्यू हम क्या पुट कर रहा हूँ? 30 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर से होंगे। अब ये P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब एक cos A प्लस B का वैल्यू क्या होता है? cos A cos B minus sin A cos A sin B cos B माइनस sin A sin B। सो यहाँ पर cos A अगर हम 30 मान लें तो 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। सो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे? P डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3 3/2 √3/2 और cos 45 का वैल्यू 2 1/√2 1/√2। sin 30 का वैल्यू हाफ, 1/2 sin 40 का वैल्यू होंगे 1/√2। सो यहाँ से अगर आप किस फॉर्म में लिखा गया है? √2 अगर कॉमन ले लोगे अच्छा Q का वैल्यू भी हमें पुट करना है। सो ये है। अब देखो ये आप यहाँ से अगर आप 2√2 कॉमन ले लीजिए सो P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और ये 2√2 अगर कॉमन ले लोगे तो आपको क्या मिलेंगे यहाँ पे? √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर हमने P में लिखा है, P क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट। सो इस सिस्टम का अगर हम नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने चाहिए इन टर्म्स ऑफ Q में तो हमें क्या मिलेंगे? इस P का अगर हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो इस मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या आएंगे? √2 इंटू QA. QA। सो इस Q का P का वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना है क्योंकि फाइनल आंसर जो इन टर्म्स ऑफ QA में लिखा गया है। सो P का वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे तो होंगे √2 इंटू QA डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर देखो ये 2 है। सो ये 2 और 4 मल्टीपल होकर हमें क्या मिलना चाहिए? 8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएंगे। सो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2√2 R स्क्वायर √3 माइनस 1। यहाँ पर √2 कैंसिल आउट कर दो। सो फाइनली हमें क्या मिलेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA डिवाइडेड बाय 2R स्क्वायर √3 माइनस 1। ठीक है, √3 माइनस 1 ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और इसी फॉर्म में देखो सारे ऑप्शंस गिवन है, QA 1/r स्क्वायर और इस फॉर्म में गिवन है। सो फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? करेक्ट ऑप्शन A होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से अगर आपको कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस गिवन रहे और लार्ज डिस्टेंस पे अगर पोटेंशियल पूछा जाए तो सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि सिस्टम का टोटल चार्ज क्या है। ठीक है, टोटल चार्ज अगर नॉन जीरो हो तब आप पोटेंशियल क्या लिखोगे? Q डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, सॉरी टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय R, जस्ट पॉइंट चार्ज की तरफ लिखोगे। और अगर टोटल चार्ज जीरो हो जाए तो नेक्स्ट जो टर्म लिखेंगे हम डायपोल के वजह से लिखेंगे। सो डायपोल के वजह से अगर हम पोटेंशियल देखें तो इस पोटेंशियल होता है P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। पर थीटा जो है, थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? डायपोल और R के बीच में एंगल, डायपोल का ओरिएंटेशन और R के बीच में एंगल। जैसे यहाँ पर नेट डायपोल इस बराबर था और R इसे है, इनके बीच में एंगल हमने लिखा था 75। तो 75 और डायपोल का सेंटर से डिस्टेंस अगर R हो तो इस केस में पोटेंशियल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे? P cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। और एक क्वेश्चन है यहाँ पर देखो, वैसे पेज नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखो क्या गिवन है? टू इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P1 एंड P2
are placed at origin such that one is along x-axis and another is along y-axis respectively, the potential at r theta is 0, then p और का वैल्यू क्या होगा? Okay, so दो डाइपोल है, एक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट गिवन है p1, another डाइपोल गिवन है p2, they are placed at origin पे रखा गया, बट जो ओरिएंटेशन है दोनों का अलग अलग डायरेक्शन है, one is along x-axis and another is along y-axis. तो इसके वजह से अगर किसी r थीटा पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू 0 हो, सो p1 और p2 का रेशियो हमें पूछा गया है क्या होना चाहिए. सो पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 18. तो यहाँ पर क्या गिवन है, यहाँ पर भी देखो हमें ये मान लीजिए आपका से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लो है, और ये मान लीजिए एक्स एक्सिस. सो एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. आप यहाँ पर दो डाइपोल है, जिस डाइपोल का ओरिएंटेशन हमें गिवन है, किस तरीके से ओरिएंटेशन गिवन है यहाँ पे, कि वन इज अलोंग एक्स एक्सिस बराबर 1 और दूसरे किस एक्सिस बराबर है, दूसरे वाई एक्सिस बराबर ओरिएंटेड है. ठीक है, दो डाइपोल ऐसे हैं. सो ये एक है, ये मान लीजिए P1 और ये मान लीजिए P2. तो दो डाइपोल है, दोनों डाइपोल ओरिजिन पे सेंटर है दोनों का, एक एक्स डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है, दूसरा वाई डायरेक्शन पे ओरिएंटेड है. अब क्या बोला गया है कि यहाँ से अगर हम आर थीटा पॉइंट पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे, इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू क्या होंगे हमें बताना है. आर मतलब ये एंगल है आर, बट थीटा देखो यहाँ पर गिवन नहीं है. थीटा किसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है कि वाई एक्सिस के साथ है. सो इन जनरल हम थीटा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ लेते हैं. सो अगर हम यहाँ पे ये एंगल थीटा मान लेते हैं, सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल, इस पोटेंशियल का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है आर थीटा पॉइंट पे. सो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा तो किस किस डाइपोल की वजह से होंगे, यहाँ पर दो डाइपोल है, एक है P1 दूसरा है P2. सो P1 के वजह से भी होंगे, P2 के वजह से भी होंगे. सो P1 के वजह से अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल लिखना चाहे तो पोटेंशियल क्या लिखा होगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए, P1 जो डाइपोल है, डाइपोल के साथ R कितना एंगल बन रहा है, वो एंगल का वैल्यू देखो इस फिगर से होंगे थीटा. सो P1 cos थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस अगर R हो सो R स्क्वायर लिखेंगे. सेम है अगर डाइपोल 2 के वजह से हम पोटेंशियल फाइंड आउट करने चाहे तो इस एंगल का वैल्यू हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आप 90 माइनस थीटा. सो यहाँ पर होंगे P2 cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ठीक है, ये होंगे P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल. सो यहाँ पर लिखो कि द नेट पोटेंशियल at point P V अगर हम लिखें, इस V इज इक्वल्स टू क्या होंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. फर्स्ट डाइपोल की वजह से अगर हम देखें, P1 की वजह से अगर हम देखें, सो P1 का मैग्नीट्यूड इज P1 और R और इसके P1 के बीच में एंगल है थीटा डिवाइडेड बाय सेंटर से डिस्टेंस हमें गिवन है R, तो R स्क्वायर प्लस सेकेंड डाइपोल की वजह से अगर हम पोटेंशियल देखें, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये होंगे P2, सेकेंड डाइपोल इज P2. अब ये जो एंगल है, ये एंगल का वैल्यू क्या होंगे 90 माइनस थीटा. सो सेकेंड डाइपोल इस बराबर है और R ऐसी है, तो इनके बीच में जो एंगल होगा 90 माइनस थीटा. सो P2 cos 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर. सो यहाँ से हमें क्या मिलेंगे, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये है P1 cos थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर और ये हमें क्या मिलेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P2 cos 90 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकता हूँ, sin theta. sin थीटा. सो sin थीटा डिवाइडेड बाय R2. बट नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या बोला गया कि P पॉइंट पे नेट पोटेंशियल का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0. 0. ठीक है, नेट पोटेंशियल का वैल्यू अगर 0 हो
तो हमें क्या पूछा गया यहाँ से कि ये P1 और P2 का जो रेशियो है, इस रेशियो का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए। सो P1 और P2 का अगर हम रेशियो, तो इसको इस साइड पे लेके जाओ, और वहाँ पे बाद P1/P2 का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करने चाहें, तो इस रेशियो का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे, माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। सो अब हमें इसका मॉड लेना है, तो इसका मॉड लोगे तो इसका भी मॉड हो जाएंगे, तो क्या होंगे tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। क्या सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे, C tan थीटा। बट इसमें देखो क्वेश्चंस पे जो थीटा है, थीटा किस एक्सिस के साथ एक गिवन नहीं है। तो अगर आप मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर मान लिया पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ है, तो इसीलिए हमारा tan थीटा है। तो अगर किसी ने y एक्सिस के साथ इस एंगल का वैल्यू थीटा माने, तब क्या होंगे यहाँ पे cot थीटा। ठीक है, दोनों के आंसर। बट अगर एग्जाम में पूछेंगे तो वहाँ पर आपको इस थीटा किसके साथ, किस एक्सिस के साथ एंगल है बता देंगे, पिक्चर में ऐसे ड्रॉ करके दिखा देंगे फिगर में कि थीटा किस एक्सिस के साथ हमें लेना है। सो इस टाइप का अगर आपको क्वेश्चंस पूछा जाए जहाँ पे ऐसी डायपोल गिवन रहे और किसी भी पॉइंट पे अगर आपको पोटेंशियल पूछे, तो आप इसी वाला फॉर्म को यूज करोगे। ठीक है, P cos थीटा डिवाइडेड बाय R, और उसके बाद थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और R का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे और यहाँ पे पुट कर दोगे, तो आपको नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। सो वंस हमें डायपोल के वजह से पोटेंशियल पता है, सो अगर डायपोल चार्ज के वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होंगे। सो आप देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सो यहाँ पर लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric field due to a point charge, sorry, point dipole. So इस point dipole के वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने बोले, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करें। तो उसके लिए देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पे, ये अगर आपका से जेड एक्सिस हो, ये वाई एक्सिस हो और एक्स एक्सिस हो, सो अभी हमने देखा था कि अगर एक डायपोल हो हमारे पास और डायपोल किस रीजन पे हो, उस डायपोल अगर से सेंटर पे हो, ओरिजिन पे अगर ऐसे सिचुएटेड हो, तो इस सेंटर से, इस डायपोल का सेंटर से अगर हम इसे आर थीटा डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू पूछा जाए, तो इस पोटेंशियल का वैल्यू हमने कैलकुलेट करके रखा था यहाँ पे ना। तो इस एंगल अगर से आपका थीटा हो, इस एंगल का वैल्यू अगर थीटा हो, सेंटर से डिस्टेंस अगर आर हो, तो इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे। ठीक है, डायपोल अगर से पी हो, सो डायपोल के साथ आर वेक्टर अगर थीटा एंगल बनाए, सो इस डायपोल की वजह से इस पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, इस पोटेंशियल का वैल्यू हमने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया है। सो इस पोटेंशियल का वैल्यू हमें क्या पता है, द पोटेंशियल एट पॉइंट पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आर और थीटा का फंक्शन है। सो आर थीटा का अगर फंक्शन हो, तो इससे हमने वैल्यू देखा था क्या होंगे, डायपोल मोमेंट अगर पी हो तो पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। से होगा क्या आपका पी पॉइंट पे पोटेंशियल। ठीक है, पी पॉइंट पे पोटेंशियल। सो आप अगर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल हमें पता हो, तो उस पॉइंट, उसी पॉइंट पे, उस रीजन पे अगर हमें से डायपोल सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी रीजन पे पोटेंशियल अगर हमें पता हो, हम उस रीजन पे किसी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने चाहे, तो हमें क्या करेंगे, उस पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे। ठीक है, नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे। सो पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। तो इस नेगेटिव ग्रेडियंट के लिए इसको मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूँ, जो लास्ट टाइम लिखा गया था, किसे लिखोगे कि पी डॉट आर वेक्टर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। अच्छा, एक चीज और सुन लो यहाँ पे कि देखो, जब हमें जैसे पोटेंशियल पूछा गया, आगे देखोगे जब आप एनएटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एमएसक्यू क्वेश्चन में सॉल्व करोगे, वहाँ पे हमें गिवन एक डायपोल गिवन है, डायपोल का ओरिएंटेशन गिवन है, और किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है। जो जिस पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जा रहा है, उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है,
वो अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन रहे, मतलब एक्स वाई जेड पे गिवन रहे, तब आप इस यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करने चाहोगे तो आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। Yes, sir. लेकिन देखो अगर आप इसको इस फॉर्म में ना पुट करके आपको मान लो से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ 1 2 3 4 में गिवन है, तो आर वेक्टर सिंपली आप लिख सकते हो, है ना, 3 i कैप 2 i कैप j कैप ऐसे। तो इस p के साथ r का अगर डॉट प्रोडक्ट ले लोगे तो आपको इस थीटा का वैल्यू उस टाइम पे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। सो अगर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे गिवन है, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट मतलब इस डायपोल के रिस्पेक्ट में अगर इस एंगल का वैल्यू गिवन रहे और इस r का वैल्यू अगर गिवन रहे, तब आप इस फॉर्मूला में पुट करके पोटेंशियल फाइंड आउट कर लोगे तो आसानी से, मतलब कम टाइम लगेगा। और जब आपका ऐसे थीटा का वैल्यू गिवन ना देके उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन रहा है इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तब आप इसमें पुट कर दोगे, ठीक है, p डॉट r कर दोगे, उसके बाद r क्यूब फाइंड आउट कर लोगे तो आपको इससे आसानी से एंगल मिल जाएगा। सो अब देखो अगर हमें इस डायपोल से, इस पोटेंशियल से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे इस डायपोल के वजह से इस डायपोल से r डिस्टेंस दूरी पे, तब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड at point P पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे तो E इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ ग्रेड V, ठीक है, माइनस ऑफ ग्रेड V। सो माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R डिवाइडेड बाय R क्यूब। सो इस फंक्शंस का हमें क्या करना है, ग्रेड लेना है, ठीक है। सो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन जो है इसे आप बाहर लिख लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है। सो हमें फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेंगे, E इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ग्रेड ऑफ P डॉट R डिवाइडेड बाय R क्यूब, ठीक है, P डॉट R डिवाइडेड बाय R क्यूब। सो अब यहाँ पर एक वेक्टर आइडेंटिटी अगर हम यूज करें, ग्रेड ऑफ फाई एंड साई, दो अगर स्केलर क्वांटिटी हो, दो स्केलर क्वांटिटी का प्रोडक्ट का अगर हमें ग्रेड लेना है तो हम कैसे करेंगे, इसे किसी एक को पहले कांस्टेंट मान लेंगे, फाई को कांस्टेंट मान लेंगे, साई का ग्रेडियंट लिखेंगे, प्लस साई को कांस्टेंट मान लेंगे, फाई का ग्रेडियंट लिखेंगे, ठीक है। तो सेम way देखो यहाँ पर P डॉट R जब हम कैलकुलेट करेंगे, P इज वेक्टर क्वांटिटी, R इज वेक्टर क्वांटिटी, जब P डॉट R हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगा। और यहाँ पे 1/r क्यूब, सो ये r क्यूब ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इसको अगर हम फाई माने और इसको अगर हम साई माने, सो इस वेक्टर आइडेंटिटी अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सो इसको हम फाई मान रहे हैं तो इससे पहले बाहर लिख लो P डॉट R ग्रेड ऑफ 1/r क्यूब प्लस 1/r क्यूब ग्रेड ऑफ P डॉट R, ठीक है, P डॉट R ये होंगे। सो आप यहाँ से देखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डॉट R। अब इस फंक्शंस का ग्रेडियंट क्या होना चाहिए, 1/r क्यूब का ग्रेडियंट क्या होंगे, -2/r. इसका ग्रेडियंट अगर आप देखोगे -2/, यहाँ पर R3 है तो क्या होंगे, R टू दी तब पावर -3/r 4 आएंगे यहाँ पे, -3 है, -3 डिवाइड बाय R टू दी पावर 4 एंड यहाँ पर एक R कैप भी आएगी, ठीक है, R कैप। सो अगर हम इससे R से मल्टीपल करते न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, R वेक्टर डिवाइडेड बाय 5, 5. ठीक है। सो बेसिकली अगर आप मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़े होंगे तो देखोगे वहाँ पर आपने कुछ ऐसे फाइंड आउट किए होंगे, 1/r टू दी पावर n कुछ रहे ऐसे, है ना, R टू दी पावर n का अगर आप ग्रेड फाइंड आउट किए होंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे, R टू दी पावर ग्रेड का एंगल n into r के power n maximum into r cap, हाँ n इंटू R टू दी पावर n माइनस
2 इंटू आर वेक्टर। ठीक है, ये फॉर्म होता है इन जनरल फॉर्म अगर आप देखोगे। सो इस फॉर्म अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर पुट करें n इक्वल्स टू -3 पुट करोगे, सो -3 और ये -2 क्या -5 और ये आर कैप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो ये होंगे और इसके बाद +1/r³ और इस ग्रेड पी का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, ग्रेड ऑफ पी डॉट आर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। बट उससे पहले इस टर्म को थोड़े से अरेंज कर लो, इस वाले टर्म को। सो यहाँ पर अगर हम अरेंज करें तो हमें क्या मिलना चाहिए यहाँ पे, सो -1/4πε0। ठीक है, 1/ε0। सो ये हमें क्या मिलेंगे 3 पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय r टू द पावर, ये कैलकुलेशन ठीक किया? ग्रेड ऑफ आर हमें कैलकुलेट करना है, सो r² del बाय del r और यहाँ पर होता है r² और यहाँ पर क्या हमें 1/r³। सो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए -1/r। ठीक है, 3 आएगी, ये ठीक है ना? 3r वेक्टर यस सर, ठीक है। ना होंगे तो बाद में देख लेंगे। सो ये माइनस क्या होना चाहिए, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस साइन है, प्लस हो जाना चाहिए। सो होंगे 1/4πε0 3 इंटू पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय r टू द पावर 5। उसके बाद सेकेंड टर्म क्या होंगे -1/4πε0, यहाँ पर माइनस साइन था तो -1/4πε0 और ये हो जाएगा 1/r³ एंड ग्रेड ऑफ पी डॉट आर। ठीक है, ग्रेड ऑफ पी डॉट आर। सो अब ये टर्म तो सिंप्लीफाई होगा। अब हमें इस वाला को फिर से एक वेक्टर आइडेंटिटी यूज करना है। देखो यहाँ पर हमें ग्रेड फाइंड आउट करना है। ग्रेड किस चीज का फाइंड आउट करना है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का, एक है पी और दूसरा है आर। सो पी डॉट आर का किसी दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट का ग्रेड फाइंड आउट करने चाहे तो इसके लिए भी आपका एक वेक्टर आइडेंटिटी होता है। वेक्टर आइडेंटिटी क्या होता है यहाँ पे कि ग्रेड ऑफ ए डॉट बी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का अगर आप ग्रेड फाइंड आउट करने चाहोगे तो इस ग्रेड का वैल्यू आप क्या लिखोगे कि पहले आप ए के साथ ग्रेड का डॉट प्रोडक्ट लो और यहाँ पर बी ऑपरेट करो, प्लस बी के साथ डेल्टा का डॉट और इसके ऊपर ए ऑपरेट करो और उसके बाद ए क्रॉस डेल्टा क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल्टा इंटू ए होंगे। सो आप अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो क्या होना चाहिए। अच्छा, इसके साथ इसका कि इसके साथ इसका आता है वेक्टर आइडेंटिटी पे? बी सर पहले आता ये ठीक है। सो ये अगर आप वेक्टर आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करोगे तो देखो क्या होना चाहिए। तो हमें जो यहाँ पर ग्रेड फाइंड आउट करना है, किसके किसका ग्रेड फाइंड आउट करना है? पी डॉट आर का ग्रेड फाइंड आउट करना है। सो पी डॉट आर का अगर ग्रेड फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे पी वेक्टर होंगे ए वेक्टर एंड आर वेक्टर क्या होंगे? बी वेक्टर। ठीक है, आर वेक्टर होंगे बी वेक्टर। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, क्या पुट करोगे कि पी डॉट डेल्टा
into r plus r dot delta into p plus p cross curl of r plus r cross curl of p। ठीक है, r क्रॉस कर्ल ऑफ p। तो इन सब के वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करने चाहोगे तो सबसे पहले ये वाला टर्म देखो, यहाँ पर डाइपोल जो है, डाइपोल का अगर आप ओरिएंटेशन देखोगे क्या है कि दो पॉइंट के बीच में चार्ज और इनके बीच में डिस्टेंस, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे p z कैप, है ना, p z कैप। सो p z कैप मतलब क्या, इट इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो अगर ये कांस्टेंट वेक्टर हो तो इसका कर्ल व डाइवर्जेंस लिखोगे व ग्रेड लिखोगे, क्या आना चाहिए, 0। किसी भी कांस्टेंट वेक्टर का अगर ऊपर जब भी आप किसी डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑपरेट करते हो हमेशा क्या मिलता है, 0 मिलता है आपको। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट वेक्टर है, तो इसके ऊपर जब आप कर्ल फाइंड आउट करोगे इस कर्ल का वैल्यू क्या मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे। एंड आर क्या है कि डाइपोल के सेंटर के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो किसी भी आर वेक्टर का अगर हम पोजीशन वेक्टर लिखें तो इन जनरल अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे लिखें तो क्या लिखोगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो ऐसे वेक्टर का अगर आप कर्ल लोगे, कर्ल का वैल्यू हमेशा क्या आना चाहिए, 0। पोजीशन वेक्टर का कर्ल हमेशा 0 होता है, तो इस वेक्टर का भी कर्ल हमेशा क्या मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगे। ठीक है, ये भी 0 मिलेंगे। अब देखो इस क्वांटिटी का वैल्यू, इस क्वांटिटी का वैल्यू अगर हम इन जनरल लिखने चाहे कि आर डॉट डेल्टा, और इससे अगर हम p कांस्टेंट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करने चाहे तो हमें क्या मिलेंगे, यहाँ पे r और डेल्टा का अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें, सो r का फर्स्ट x कंपोनेंट होगा तो x, और डेल्टा को भी इन टर्म्स ऑफ डेल x बाई डेल y i कैप इस फॉर्म में लिखोगे। चलो लिख देता हूँ, y j कैप z k कैप, इसके साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे किसका, डेल्टा का, सो डेल y डेल x i कैप डेल y डेल y j कैप प्लस डेल वाई डेल जेड के कैप, और इसके ऊपर आप ऑपरेट करोगे क्या, पी वेक्टर। ठीक है, पी वेक्टर ऑपरेट करोगे, तो हमें क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे आई के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक्स डेल वाई डेल एक्स, वाई डेल वाई डेल वाई, एंड जेड डेल वाई डेल जेड, एंड उसके ऊपर आप पी वेक्टर ऑपरेट करोगे। और पी वेक्टर क्या है, पी वेक्टर इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो देखो फर्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इस p को x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, Yes, p इज ए कांस्टेंट वेक्टर, बट जब आपको इसके x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, 0 सर। 0। Zero. सेम y का रेस्पेक्ट में z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको 0 तो 0 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि p इज ए कांस्टेंट वेक्टर। सो p अगर कांस्टेंट वेक्टर हो तो इसका वैल्यू भी हमें क्या मिला, 0 मिला, मतलब इस वाला टर्म भी हो गया हमारा 0। सो ये भी अगर 0 हो जाए तो अब एक ही टर्म रह रहा है, इस वाला टर्म, तो इस वाला टर्म का वैल्यू कैलकुलेट करके देखो, सिमिलरली जैसे हमने यहाँ पर किया। P आएगा। इस वाला टर्म का अगर हम देखेंगे कि p डॉट डेल्टा इंटू आर वेक्टर, सो इस केस में सिंपली p जो है p नॉट जेड कैप है, जेड कैप बराबर है। तो अगर हम वही ले, इन जनरल भी अगर आप कैलकुलेट करने चाहोगे तो p का डिफरेंट कोऑर्डिनेट होंगे, बट सिंपली इस केस में जो है अगर मैं सिर्फ वही ले लूँ कि सिर्फ p जो है वो आपका z बराबर ही है, सो p नॉट जेड कैप, और इसके साथ डेल्टा प्रोडक्ट करोगे, सो डेल्टा ये वाला होगा। ठीक है, के कैप ही लिख लो इसे, के कैप, तो और डेल वेक्टर ये वाला होंगे, तो इस डेल वेक्टर के साथ जब इस p का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, p नॉट डेल वाई डेल जेड, बाकी सारे टर्म हो जाएगा 0, है ना। अब क्या इसके ऊपर जब आप r वेक्टर ऑपरेट करोगे, r वेक्टर, सो r वेक्टर क्या है, इन जनरल एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, जब इस r वेक्टर का वैल्यू यहाँ पे पुट करो और इससे जेड का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए, p डेल वाई डेल जेड एक्स आई कैप, वाई जे कैप, एंड जेड के कैप। तो जब आप जेड एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे क्या मिलेगा, एक्स को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 मिलेगा,
y को z का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 मिलेंगे, लेकिन इस z को z का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तब क्या मिलेगा 1। सो सिर्फ यहाँ पर k कंपोनेंट जो नॉन जीरो होंगे तो आपके फिर से देखो क्या होंगे p इंटू के कैप, p इंटू के कैप मतलब p वेक्टर था, फिर p वेक्टर फिर से रिपीट हो जाएगा। सर ये पी नॉट डेल बाई डेल जेड ये कहाँ से लिखा है? p वेक्टर क्या है, p को क्या लिखोगे, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम p नॉट मान ले तो p नॉट z कैप व k कैप, तो z डायरेक्शंस ओरिएंटेड है जिस हिसाब से हमने फिगर ड्रॉ किया है। और डेल का मतलब डेल का ये वैल्यू है, तो इसके साथ आप जब ये डॉट प्रोडक्ट लोगे डेल बाई डेल एक्स आई कैप डेल बाई डेल वाई जे कैप डेल बाई डेल जेड के कैप, तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे आपको क्या मिलेंगे, के के साथ आई का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0, के के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट करोगे 0, के के साथ के का डॉट प्रोडक्ट करोगे तभी नॉन जीरो होगा, 1 yes तो हो जाएंगे पी नॉट डेल बाई डेल जेड। और okay इसके ऊपर हमें आर वेक्टर ऑपरेट करना था, तो आर वेक्टर ये वैल्यू है, तो आर वेक्टर जब ऑपरेट करोगे इसके एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट 0 हो जाएंगे, तो फाइनली आपको सिर्फ जेड कंपोनेंट से मिलेंगे नॉन जीरो, सो ये होंगे पी नॉट के कैप मतलब फिर से पी वेक्टर रिपीट हो जाएंगे। मतलब ये जो ऑपरेटर है इससे अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेंगे, जो डाइपोल है वही वैल्यू मिलेंगे फिर से, तो इसको हम क्या लिखेंगे सिंपली पी वेक्टर। सो ये क्वांटिटी इसको हम क्या लिखेंगे, इस क्वांटिटी को हम लिखेंगे दिस इज इक्वल्स टू पी वेक्टर। सो ये जो ग्रेड ऑफ पी डॉट आर का वैल्यू टोटल 4 टर्म था, उन चारों टर्म से 3 टर्म्स जो है 0 हो जाएंगे और एक टर्म का वैल्यू हमें क्या मिलेंगे पी वेक्टर। सो यहाँ पे इस टर्म का वैल्यू पी वेक्टर, मतलब डाइवर्ज ग्रेड ऑफ पी डॉट आर का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे पी वेक्टर। सो पी वेक्टर पुट करोगे तो फाइनली देखो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू फर्स्ट टर्म ये था पी डॉट आर इंटू आर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5, और सेकेंड टर्म हमें क्या मिल रहा है ग्रेड ऑफ पी का वैल्यू से पी आएगी, सो पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। से होंगे क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो आप और एक बार इसे समझ लेते हैं क्या है कि अगर ऐसे एक सेंटर पे एक डाइपोल गिवन रहे, हमें डाइपोल का सेंटर से किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे जिस पॉइंट का इन टर्म्स ऑफ अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे देखें तो एक्स वाई जेड होंगे, एक्स वाई जेड इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं कि 3 पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5 माइनस पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो आर क्या है सेंटर से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगी इस डिस्टेंस का वैल्यू, ठीक है। और यही देखो अगर आपको इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे गिवन ना देखे इन टर्म्स ऑफ थीटा में कैलकुलेट करने चाहो, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर आप कैलकुलेट करने चाहो, मान लो उस पे डाइपोल जेड डायरेक्शंस ओरिएंटेड है, तो जेड एक्सिस के साथ इस आर वेक्टर अगर थीटा एंगल बनाए, सो तब इसी पॉइंट को अगर हम आर थीटा पॉइंट पे लिखें तो इस आर थीटा पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे गिवन रहे तो यही होगा, है ना। इसको अगर हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करने चाहे तो आपको स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे कन्वर्ट करना पड़ेंगे। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे पी नॉट इक्वल्स टू पी नॉट जेड कैप पुट करोगे और आर का वैल्यू जैसे था एक्स आई कैप वाई जेड कैप लिखोगे, और उसके बाद एक्स को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा कॉस फाई में लिखोगे, यहाँ से कर सकते हो। और दूसरा वे क्या है कि देखो हमने ऑलरेडी पोटेंशियल जानते थे इन टर्म्स ऑफ आर थीटा में, वो क्या था पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो इस पोटेंशियल अगर आपको इस तरीके मतलब आर थीटा फॉर्म में गिवन हो, तो इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आर थीटा फॉर्म में फाइंड आउट करने चाहोगे, तो इससे स्फेरिकल पोलर डेफिनेशन अकॉर्डिंग लिख दो डेल वाई डेल आर वी इंटू आर कैप माइनस 1 बाई आर डेल वाई डेल थीटा वी इंटू थीटा कैप, और उसके बाद फाई टर्म आता है, बट फाई इस पोटेंशियल फाई इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे फाई टर्म 0 हो जाएंगे। तो आर का रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करोगे इस फंक्शंस को तो हमें क्या मिलेगा, -2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब हो जाएंगे यहाँ पे। सो ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पर भी एक माइनस साइन था तो प्लस हो जाएंगे, तो हमें क्या मिलेंगे 2 पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब और ये होंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ये हो जाएगा आर कैफ। और क्या सेकेंड टर्म क्या होंगे, इसको थीटा का रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे ये कॉस Plus- थीटा होगा माइनस साइन थीटा, ऑलरेडी यहाँ पर एक माइनस है तो प्लस हो जाएंगे प्लस पी बाई आर क्यू। साइन थीटा, और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर था और यहाँ पर एक आर से हम मल्टीपल कर रहे हैं तो क्या होंगे आर क्यूब हो जाएगा, आर क्यूब इंटू थीटा कैफ। ठीक है, थीटा कैफ। सो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे अगर आप लिखोगे तो इस पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब हो जाएंगे 2 पी भी आप कॉमन ले सकते हो, पी कॉमन ले लो, सो पी, सो यहाँ पर होंगे 2 cos थीटा आर कैफ प्लस साइन थीटा थीटा कैफ। ठीक है, सो दोनों फॉर्म हम थोड़े से ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि समटाइम्स हमें आर और थीटा गिवन रहता है और समटाइम्स हमें ऐसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे गिवन रहता है। ठीक है, सो जब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट गिवन रहेगा तब हम इस वाला फॉर्म में पुट कर देंगे, हमें आसानी से वैल्यू मिल जाएगी, और जब आर थीटा फॉर्म में गिवन रहेगा तब हम इस वाला फॉर्म में पुट करेंगे तो हमें आसानी से मिल जाएंगे आंसर। ठीक है, बट दोनों ही सेम रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों ही क्या करेंगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, बस इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे लिखा गया और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखा गया। इन टर्म्स ऑफ अगर आप सिंपली इससे भी इस फॉर्म से भी इस फॉर्म लिखना चाहोगे विदाउट डेरिवेशन वो भी आप लिख सकते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पी हमने माना पी नॉट जेड कैप बराबर है तो पी नॉट जेड कैप लिखोगे, आर को इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखो, सो देखोगे ये वाला टर्म वापस आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है, सो इन दोनों को मैं और एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। सो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे अकॉर्डिंग लिखोगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलेंगे आर पॉइंट पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 p dot r into r vector divided by r to the power 5 minus p divided by r cube। ठीक है, p divided by r cube, और जब इससे आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे लिखोगे तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r p 2 cos थीटा थीटा r कैफ प्लस साइन थीटा थीटा कैफ। ठीक है, साइन थीटा थीटा कैफ, ये होगा क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या देखेंगे कि जो डायपोल है इस डायपोल का समटाइम्स हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने पूछा जाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वैल्यू अगर हम ड्रॉ करने चाहें और डिफरेंट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस भी हमें पूछा जाता है कि डायरेक्शंस क्या होंगे वो भी अगर हमें कैलकुलेट करने बोले, सो इसका एक डायग्राम देख लेते हैं कि डिफरेंट पॉइंट पे डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का वैल्यू कैसे होंगे। सो ये मान लीजिए एक परपेंडिकुलर प्लेन है, कौन सा प्लेन, डायपोल का बाइसेक्टर प्लेन है। ठीक है, और यहाँ पर एक डायपोल इस तरीके से मान लो हमें गिवन है, सो यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस इस बराबर होंगे। अब अगर इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर हम देखें डिफरेंट पॉइंट पे, सबसे पहले जो हमें पूछा जाता है कि जो बाइसेक्टर प्लेन है बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे। सो डायपोल अगर जेड डायरेक्शन ओरिएंटेड है तो ये आपका जेड डायरेक्शन होगा, आप डायरेक्शन होगा जेड डायरेक्शन, ये एक्स और ये वाई डायरेक्शन पे होंगे। सो आप देखो इस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर अगर हम किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहे तो बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर थीटा का वैल्यू क्या होंगे 90। सो 90 पुट करके देखो क्या होना चाहिए, आर कंपोनेंट हो जाएगा 0, यस सर। थीटा कंपोनेंट आएंगे, थीटा कैप होगा। ठीक है, थीटा कैप। आप बताओ अगर हम यहाँ पर एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ऐसे है ना, तो ये एंगल था आपका थीटा, जेड एक्सिस के साथ ये एंगल था थीटा। तो जैसे जैसे हम इस एंगल का वैल्यू चेंज करते जाएंगे तो थीटा इस डायरेक्शन पे इंक्रीज होगा ना, इस बराबर स्फेरिकल sir. पोलर कोऑर्डिनेट पे जैसे इंक्रीज होता है। सो इक्विलिटरी पॉइंट पे आकर थीटा का डायरेक्शन किस बराबर हो जाता है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे, बताया गया था बताओ। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट पे ये मान लीजिए आपका एक स्फीयर है ऐसे, सो ये आपका जेड एक्सिस हो, तो इस इक्विलिटरी पॉइंट पे अगर हम थीटा का डायरेक्शन देखें तो थीटा का डायरेक्शन किस बराबर होंगे यहाँ पे 90। थीटा इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट होता है ऐसे ऐसे, तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो डाउनवर्ड होगा, यस सर। है ना। सो डाउनवर्ड का मतलब क्या होंगे यहाँ पे, ये अगर आपका से जेड कैप डायरेक्शन हो
तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे थीटा का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? थीटा कैप का डायरेक्शन माइनस जेड कैप बराबर। सो यहाँ पर भी देखो डाइपोल का ओरिएंटेशन अगर इस डायरेक्शन पे हो तो जो बाइसेक्टर प्लेन है, बाइसेक्टर प्लेन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा क्या होंगे? इसका ऑपोजिट डायरेक्शंस पे होंगे। ठीक है, थीटा हम इस साइड से ले रहे हैं तो थीटा डाउनवर्ड होंगे। सो इस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होंगे? डाउनवर्ड। ठीक है, हमेशा होंगे डाउनवर्ड। और देखो क्या होंगे यहाँ पे, आइडियल डाइपोल है तो जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी है यहाँ पे। सो जितना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज है उतना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, मतलब पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगा, नेगेटिव फील्ड में जाके नेगेटिव चार्ज पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या होना चाहिए? इन दोनों सही है। सो यहाँ पे दोनों साइड पे क्या होंगे? सिमेट्रिकल होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ। ठीक है, सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इस बाइसेक्टर प्लेन के ऊपर देखो, हर पॉइंट पे आप इस लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करो, डाउनवर्ड होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पे आके क्या होंगे? एंड हो जाएंगे। और क्या होंगे यहाँ पे? कुछ इधर भी ऐसे जाएंगे, इधर कुछ ऐसे। सो सेम हो इधर भी ऐसे। जो फील्ड लाइन यहाँ से बाहर निकलेंगे फिर बाद में रिटर्न होकर फिर ये यहाँ से वापस आएगी। तो इस तरीके से फील्ड लाइन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाए आपको कि ये जो प्लेन है, इस प्लेन बराबर नेट फ्लक्स कितना होना चाहिए? बाइसेक्टर प्लेन अगर इनफाइनाइट हो तो इस बाइसेक्टर प्लेन के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए? Q by epsilon naught. Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज की वजह से क्या होंगे? Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इस चार्ज की वजह से भी Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होंगे और दोनों सेम डायरेक्शंस पे होगा, तो इसकी वजह से नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? Q बाई एप्सिलॉन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कुछ एक दो प्रॉब्लम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। सो तुम ध्यान रखेंगे क्या कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड आर थीटा फॉर्म में पूछा जाए क्वेश्चंस पे, अगर आर थीटा फॉर्म में पूछे तब हम इस वाला फॉर्म यूज करेंगे, और अगर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट पे पूछे तब हम इस वाला टर्म यूज करेंगे। तो जब स्लाइड बैक करेंगे सर। यूज करेंगे। तो एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेटेड, डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेटेड जो क्वेश्चन है। स्लाइड बैक कर दीजिए, 2-3 पे उस सब पिछला स्लाइड। क्या उसका पिछला स्लाइड बाद में देख लेना, PDF फाइल मिल जाएगी आपको। अच्छा, इस क्वेश्चन देखो पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 21। पेज नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या गिवन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड एट ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस बराबर हमें गिवन है, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा गया किस पॉइंट पे? एट 340 पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, और डाइपोल का ओरिएंटेशन हमें गिवन है किस बराबर? एक्स एक्सिस बराबर। ठीक है, सो ये मान लीजिए से आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ऐसे है। सो यहाँ पर एक डाइपोल का ओरिएंटेशन हमें गिवन है, और डाइपोल किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है? एक्स एक्सिस बराबर ऐसे ओरिएंटेड है, और सेंटर कहाँ पर है? ओरिजिन पे। ठीक है, सेंटर ओरिजिन पे। अब हमें क्या पूछा गया कि इस डाइपोल की वजह से अगर हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए, इस पॉइंट पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3, 4,
0। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 3 4 0। सो इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेंगे कि किस डायरेक्शंस बराबर होंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें मिल जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखो जो कोऑर्डिनेट गिवन है किस फॉर्म में गिवन है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई जेड का वैल्यू गिवन है। तो यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो फॉर्म यूज करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज करोगे, रेक्टेंगुलर बराबर पी डॉट आर वाला फॉर्म यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। सो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट हमें क्या पता होना चाहिए, आर वेक्टर। तो आर वेक्टर हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर क्या है, डायपोल के सेंटर के रिस्पेक्ट में इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो क्या लिखोगे, 3i कैप प्लस 4j कैप एंड 0k कैप। तो बेसिकली 3i कैप प्लस 4j कैप पे आएगा। और क्या है, डायपोल का ओरिएंटेशन भी हमें पता होना चाहिए। सो पी वेक्टर इक्वल्स टू हम क्या लिखेंगे, डायपोल का मैग्नीट्यूड के बारे में तो कुछ नहीं बताया गया है ना, मान लेते हैं कि जो डायपोल का मैग्नीट्यूड है पी नॉट है। सो पी नॉट और किस डायरेक्शन पे एक्स एक्सिस बराबर ओरिएंटेड है, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, एक्स कैप बस सिंपली आई कैप, ठीक है। सो पी वेक्टर हम क्या लिखेंगे, पी नॉट आई कैप, ठीक है, पी नॉट आई कैप। सो आर मिल गया, पी मिल गया, तो क्या आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस पॉइंट पे, 340 इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें 340 पे, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5 माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब, ठीक है, पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, न्यूमेटर से आर क्यूब कॉमन ले लीजिएगा तो ये होगा आर डिवाइडेड बाई 3 इंटू पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस पी वेक्टर। तो अब इन सब के वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पी का वैल्यू पता है, आर का वैल्यू पता है, तो इन सब के वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखो क्या होंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, सो 3 इंटू पी, सो पी इज पी नॉट आई कैप, सो पी के साथ आर का डॉट प्रोडक्ट लोगे आपको क्या मिलेंगे, 3 पी नॉट, और यहाँ पे ऑलरेडी 3 है तो एक बार 9 पी नॉट, और उसके बाद फिर से आर वेक्टर मतलब 3i कैप प्लस 4j कैप, दिस डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो इस आर स्क्वायर का अगर आप मैग्नीट्यूड लिखोगे तो क्या आना चाहिए, 9 + 16 25 क्या होगा, एंड माइनस पी वेक्टर इज पी नॉट आई कैप, ठीक है, पी नॉट आई कैप। तो इससे आप सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आना चाहिए यहाँ से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर क्यूब, पी नॉट भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे, 27 आई कैप प्लस 36 जे कैप माइनस 25 आई कैप डिवाइडेड बाई 25। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कि पी नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 25 आर क्यूब, और इस वेक्टर फॉर्म अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ पे 27 माइनस 25 है, सो ये होंगे 2i कैप प्लस 36 जे कैप, ठीक है, 36 जे कैप, ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हमें क्या पूछा गया कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस पूछा गया है, डायरेक्शन किस बराबर होंगे, आर कैप। तो हम क्या लिखेंगे, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया इसके मैग्नीट्यूड से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। सो ये सारे टर्म देखो इसका कांस्टेंट है ना, दोनों में ही आएगा, तो ई वेक्टर और मैग्नीट्यूड में भी आएंगे, तो इससे आप कैंसिल आउट कर दीजिए, तो फाइनली आपको क्या मिलेंगे, 2i कैप प्लस 36 जे कैप डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 36 का स्क्वायर प्लस 4
इसको करके देखो 36 स्क्वायर प्लस 4 क्या आना चाहिए? 1300 1300। सो 1300 मतलब 13 इंटू 100 कर सकता हूँ। सो 13 इंटू 100 मतलब रूट के अंदर है, सो 100 को 10 बाहर लिख लो, सो रूट 13 इंटू 10। 10 और 3 फाइनल हमें क्या मिलेंगे? 2i कैप प्लस 36 j कैप डिवाइडेड बाय 10 रूट 13। 30 ठीक है, ये होगा क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस पॉइंट पे? जो पॉइंट हमें गिवन था 340 पॉइंट पे। सो करेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 2i कैप प्लस 36 j कैप, ऑप्शन बी होंगे। तो ऐसे किसी भी आर्बिटरी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बाय इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शंस पूछा जाए, अब इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे और एक इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड क्वेश्चन से आप लोग अभी ट्राई करके देखो, ना होंगे तो फिर मैं सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ो, देखो क्या बोला गया है। If the intensity of electric field at a distance x from the center of an axial position in the axial positions of a small electric dipole is equal to the intensity at a distance y in the equilibrium position, then x और y के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 19, इसमें मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, आप इन दोनों पॉइंट पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ क्या होना चाहिए। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस, ये मान लो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप यहाँ पर केयरफुली पढ़ाई कर देखो, क्वेश्चंस पढ़ो क्या बोला गया है कि द इफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर इन द एक्सियल पोजीशन, ठीक है। सो एक्स एक्सिस में कोई भी पॉइंट अगर डायपोल का एक्सियल पोजीशन हो तो इसका मतलब डायपोल किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड होना चाहिए? माइनस एक्स डायरेक्शन। डायपोल ऐसे अगर ओरिएंटेड हो तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट क्या होंगे? इसका एक्सिस के ऊपर ही होगा, है ना। तो इस पोजीशन को बोला जाता है एक्सियल पॉइंट, और इक्विलेटरी पॉइंट मतलब इसके साथ परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर प्लेन पे जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट है। सो एक्सिस यहाँ पे बोला कि एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी एक पॉइंट है जो इसका एक्सियल पोजीशन है, तो इसका मतलब जो डायपोल है, डायपोल किस डायरेक्शन पर ओरिएंटेड होना चाहिए? एक्स एक्सिस बराबर ओरिएंटेड होंगे। सो ये मान लो डायपोल का ओरिएंटेशन है, ठीक है, ये डायपोल का ओरिएंटेशन है। सो अब हमें क्या बोला गया है, इस एक्सिस के ऊपर सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी व इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, और वाई एक्सिस बाइसेक्टर इक्विलेटरल बाइसेक्टर प्लेन में पूछा गया ना। नेक्स्ट में क्या बोला गया, सेम डायपोल एंड इज इक्वल टू द इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस वाई इन द इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन मतलब जो भी डायपोल है, डायपोल का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन होगा वह प्लेन होंगे, उस प्लेन के ऊपर कोई भी पॉइंट, यहाँ पर एक्स एक्सिस है तो एक लाइन होगा, सो इस लाइन के ऊपर वाई डिस्टेंस दूरी पे किसी पॉइंट पे हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो तो इस एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन है हमें फाइंड आउट करने बोला गया है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि डायपोल के इस ओरिएंटेशन मान के पहले इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों पॉइंट को इक्वल कर दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो एक्स और वाई के बीच में क्या रिलेशन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले अगर हम इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट लिखे तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखा हुआ है? एक्स x0 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0y0 0y0, ठीक है, 0y0। सो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो किस पॉइंट पे? x0 पॉइंट पे, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5 माइनस पी वेक्टर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो इन दोनों केस के लिए पी का जो ओरिएंटेशन है वो सेम ही रहेंगे, हम मान लेते हैं पी नॉट आई कैप बराबर होंगे, तो आई कैप, एंड फर्स्ट केस में, इस केस के लिए जो आर वेक्टर होगा, आर वेक्टर का वैल्यू हम क्या लिखेंगे?
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए सेंटर से इस पॉइंट X I cap. लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सिंपली आर इक्वल्स टू एक्स आई कैप। सो पी का वैल्यू है, आर का वैल्यू है, इसे पुट करके देखो कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स 0 0 पे क्या होना चाहिए, 1/4πε0 3 इंटू पी डॉट आर। सो पी डॉट आर करोगे क्या होंगे, पी भी जिस बराबर है आर भी उसी डायरेक्शन पे है, तो हमें क्या मिलेंगे पी नॉट एक्स, ठीक है, पी नॉट एक्स और इंटू आर वेक्टर मतलब फिर से एक्स आई कैप डिवाइडेड बाय आर वेक्टर आर टू दी पावर 5 लिखोगे तो क्या होंगे यहाँ पे एक्स टू दी पावर 5 माइनस पी वेक्टर पी नॉट आई कैप बराबर है और आर क्यूब का वैल्यू क्या होंगे एक्स क्यूब। तो इससे आप सिंप्लीफाई कर लो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे 3 सो एक्स और एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो जाएंगे तो एक्स क्यूब भी आ जाएंगे। सो यहाँ पर 3 पी नॉट, यहाँ पर है पी नॉट, सो हमें क्या मिलेंगे 2 पी नॉट आई कैप डिवाइडेड बाय 4πε0 एक्स क्यूब। सो ये आपको किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, x 0 0 पे। सिमिलरली आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो किस पॉइंट पे, 0 0 y पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखो क्या होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना नेक्स्ट टाइम किस पॉइंट पे आपको 0 y 0। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप आर वेक्टर क्या लिखोगे, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू दिस ओरिजिन y j कैप है ना, r इक्वल्स टू y j कैप पुट करोगे। सो जब r इक्वल्स टू y j कैप पुट करोगे, देखो डाइपोल जो है, डाइपोल x डायरेक्शंस बराबर ओरिएंटेड है और r वेक्टर इस बराबर होंगे इस पॉइंट के लिए। सो इस केस में जब p डॉट r का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे आपको क्या मिलना चाहिए, 0 सर। 0 हो जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपको क्या मिलेंगे 0 माइनस पी वेक्टर इज पी नॉट आई कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब। सो आर क्यूब का वैल्यू क्या होंगे यहाँ पे वाई क्यूब। ठीक है, सो ये होंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे। सो यहाँ इसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, डाइपोल का ओरिएंटेशन तो वही रहेगा बट आर का वैल्यू इस पॉइंट के लिए हम क्या लिखेंगे, आर इक्वल्स टू वाई जे कैप। सो सेकेंड केस के लिए आर इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, आर इक्वल्स टू पुट करेंगे वाई जे कैप। जब आर का वैल्यू वाई जे कैप पुट करोगे और डाइपोल देखो आई बराबर है तो पी डॉट आर करोगे, इसका वैल्यू आई के साथ जे का डॉट प्रोडक्ट लोगे 0 मिलेंगे, जिसकी वजह से फर्स्ट टर्म हो जाएंगे 0। सेकेंड टर्म पे पी का वैल्यू होंगे पी नॉट आई कैप डिवाइडेड बाय यहाँ से डिस्टेंस का क्यूब है, डिस्टेंस होगा वाई, सो वाई का क्यूब। सो सेकेंड केस में जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप फाइनल वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेंगे माइनस पी नॉट आई कैप डिवाइडेड बाय 4πε0 वाई क्यूब। ठीक है, 4πε0 वाई क्यूब। तो अब हमें क्वेश्चन से अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी का वैल्यू अब क्या हो जाए, अगर सेम हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड अगर सेम हो तो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन है इस रिलेशन का वैल्यू क्या होना चाहिए। तो अगर इन दोनों पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अगर आप इक्वल करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें क्या मिलना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या लिख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सो 2 पी नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0 एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू पी नॉट डिवाइडेड बाय 4πε0 वाई क्यूब। ये दोनों इक्वल है। सो ये दोनों अगर इक्वल हो तो यहाँ पर पी नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे, 4πε0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो हमें इन टर्म्स ऑफ वाई एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई में लिखना है। सो लिखो क्या होना चाहिए, सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 2 वाई क्यूब। सो एक्स इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 2 टू द पावर 1/3 इंटू वाई। सो ये होगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है कि एक्स इक्वल्स टू वाई, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन बी पे गिवन है एक्स इक्वल्स टू वाई बाई 2, ये भी रॉन्ग है।
सी में गिवन है y इक्वल्स टू एक्स बाई 2√3, ये भी रॉन्ग है, एंड y इक्वल्स टू क्या गिवन है, x डिवाइडेड बाई 2⁻⅓, तो यहाँ से आप देख सकते हो इसका वैल्यू, अगर y कैलकुलेट करोगे यहाँ से y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेंगे, x डिवाइडेड बाई 2⁻⅓, ठीक है, ये होगा। सो इस तरीके से डायपोल की वजह से अगर आप किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो आपको बस इस फॉर्म यूज करना है और इसका वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद आज के लिए छुट्टी, ठीक है। पेज नंबर 44 क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या बोला गया है। If a dipole situated at origin 0, 0, 0 and is pointing in z direction, so dipole का orientation is given as z cap बराबर, and then the force on a point charge q at a 0, 0. So x axis के ऊपर एक चार्ज रखा गया है, उस चार्ज के ऊपर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, किसके वजह से, एक डाइपोल रखा गया जो z डायरेक्शन पर ओरिएंटेड है। तो यहाँ पे फोर्स क्यों होंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा अगर डाइपोल किसी पॉइंट पे होता है तो डाइपोल के वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जनरेट होता है। तो अगर डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उस फील्ड रीजन पे अगर हम कोई भी पॉइंट चार्ज रखें तो उस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेंगे, जो डाइपोल वहाँ पर रखा गया उस डाइपोल के वजह से पॉइंट चार्ज जिस पॉइंट पे सिचुएटेड है उस पॉइंट पे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो भी चार्ज पार्टिकल गिवन है उस चार्ज पार्टिकल का वैल्यू अगर हम मल्टीपल कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, नेट फोर्स मिल जाएंगे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कितना होना चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पर क्या गिवन है कि एक ये मान लो z एक्सिस, ये मान लो से y एक्सिस और ये x एक्सिस, x y z ऐसे। सो यहाँ पर डाइपोल गिवन है, डाइपोल का ओरिएंटेशन गिवन है z कैप बराबर और सेंटर पे सिचुएटेड है, तो ऐसी डाइपोल है। और इस डाइपोल के वजह से हमें क्या पूछा गया है कि ये 0, 0, ये 0, 0 मतलब x एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पे अगर हम एक चार्ज रखें q, तो इस q चार्ज के ऊपर क्या करना है, हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। q चार्ज के ऊपर नेट फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इसके वजह से फोर्स किस लिए होंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर डाइपोल रखा है तो डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गए। सो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इस चार्ज पार्टिकल को रखें, तो इस चार्ज पार्टिकल जिस पोजिशन पे ये 0, 0 इस पॉइंट पे रखा जाए, तो इस पॉइंट पे अगर इस डाइपोल के वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट करो और उसके साथ क्यू मल्टीपल कर दो, देखो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा। ये आप लोग अपने अपने नोटबुक में मुझे करके बताओगे। डाइपोल गिवन है तो डाइपोल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, P गिवन है मैग्नीट्यूड, सो P इंटू जेड कैप डायरेक्शन पे डाइपोल, तो इस सेंटर के रेस्पेक्ट में इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखो। सो वंस आपको पोजीशन वेक्टर मिल जाए तो जो फार्मूला आपको बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में फार्मूला पुट करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे उसके साथ क्यू मल्टीपल करके फाइनल आंसर बताओ क्या आना चाहिए। सर इसको पोलर से भी कर सकते हैं ना, वो आर थीटा के फॉर्म में। हाँ पोलर में भी कर सकता हूँ, बट सिंस यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट गिवन है तो ऐसे ही कर लो, ठीक है, दोनों में इक्वल ही होंगे। पी डॉट आर का वैल्यू यहाँ पर भी देखो 0 ही हो जाएगा ना, यस तो दोनों पे सेम ही टाइम लगेगा। सर सी आ रहा है। यस सर। आ गया सबका ना, यस सर। हाँ। यस सर। तो पहले यहाँ पर आर वेक्टर क्या लिखोगे, ए आई कैप। ये आई आई कैप। कैप। पी वेक्टर तो हमें गिवन ही है कि पी इक्वल्स टू पी जेड कैप। सो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे कि ई किस पॉइंट पे, ए 0, 0 पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने चाहे तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू पी डॉट आर इंटू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर टू द पावर 5 माइनस पी डिवाइडेड बाई आर क्यूब। सो यहाँ पे जब पी डॉट आर करोगे, देखो पी इस बराबर है और आर वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस बराबर है ना, एक्स आई के बराबर है। सो एक दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से ये जो डॉट प्रोडक्ट है, इस डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू अगर 0 हो जाए तो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 0, सो ये टर्म हो जाएगा 0। तो इसके बाद माइनस पी का वैल्यू यहाँ पे पुट करो, पी क्या होंगे, पी नॉट पी जेड कैप डिवाइडेड बाई आर क्यूब, यहाँ से डिस्टेंस, तो ये है कि तो ये का क्यूब। सो ये होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिलेंगे माइनस पी जेड कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ए क्यूब। सो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। सो देयरफॉर द फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल, force on the charge particle force on the charge particle हम क्या लिखेंगे, F is equals to, so इस किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल लगता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है Q into E। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो चार्ज हमने रखा है उस चार्ज का प्रोडक्ट कर दो। सो चार्ज अगर इसके साथ मल्टीपल करोगे तो होंगे P Q Z कैप डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। ठीक है, ये होंगे क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यहाँ तक पढ़ के आओ। नेक्स्ट क्लास में हम इस पोटेंशियल और डायपोल के रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और सॉल्व कराएंगे, और उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है कि इस डायपोल को अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो उसके ऊपर फोर्स, टॉर्क और वैल्यू क्या होंगे, और म्यूचुअल पोटेंशियल, एंड सबसे लास्ट में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है मल्टीपल एक्सपेंशन का। उस जैम में आता नहीं, लेकिन इसके कुछ क्वेश्चंस को आप समझने के लिए थोड़े से उसका आइडिया होना चाहिए, तो हम डिस्कस करेंगे। एंड एग्जैक्टली डायपोल क्वाड्रुपल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करना होता है वो हम आपको जैम सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद बताएंगे, क्योंकि जैम के सिलेबस में क्वाड्रुपल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन बता दीजिए इसमें क्या करेंगे। इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं है। थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। ठीक है, अब फिर भी ये क्वेश्चन देख लो एक बार। MSQ क्वेश्चन नंबर 1 टिक कर लो। और लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन बताया गया था सारे सॉल्व कर लिया था ना? Yes. सर एक यस सर। 14 सर नहीं बना, क्या हुआ है? 14 नंबर नहीं बनना। 14 14 पे क्या बोला गया देखो, रिंग ऑफ रेडियस R हैज अ चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा एंड माइनस लैम्डा अनदर हाफ। तो डायपोल मोमेंट पूछा गया क्या होगा। सही। सो इस केस में भी देखो टोटल चार्ज कितना है, अगर इस रिंग के ऊपर हाफ में पॉजिटिव लैम्डा और हाफ में नेगेटिव लैम्डा चार्ज रहे, सो नेट चार्ज का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसीलिए देखो किस पॉइंट के अबाउट में डायपोल फाइंड आउट करना है ये आपको बताया नहीं गया है। ठीक है, ये आपको बताया नहीं गया है यहाँ पे। सो इस साइड पे लैम्डा और यहाँ पर है प्लस लैम्डा। ठीक है, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है, और हमें पूछा क्या गया है कि इस केस में टोटल डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए। सो देखो यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू जो गिवन है, क्या लैम्डा यहाँ पे हर पॉइंट पे सेम है? नो सर। नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले लैम्डा को क्या लिखेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू प्लस लैम्डा। इस अकॉर्डिंग क्या होंगे जब थीटा का वैल्यू 0 to पाई। So when theta is less than pi greater than equals to 0, so यहाँ पर होंगे थीटा प्लस, एंड ऑपोजिट साइड पे पाई से लेके लेस देन 2 पाई तक यहाँ पे वैल्यू क्या होना चाहिए, माइनस लैम्डा। ठीक है, ये है। अब अगर ये आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो इसके वजह से किसी भी पॉइंट पर हमें डायपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेंगे, ये थीटा एंगल बना के यहाँ पर एक एलिमेंटरी लेंथ कंसीडर करो, तो ये क्या होंगे r d थीटा। पर यूनिट लेंथ पे अगर लैम्डा चार्ज होते इसके ऊपर चार्ज होंगे r लैम्डा, एंड सिंस यहाँ पर टोटल चार्ज 0 इसीलिए किसी भी पॉइंट पे बताया नहीं गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेंटर के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर लेंगे। सो द डायपोल मोमेंट with respect to center of the ring, ये जो रिंग है, रिंग का सेंटर के रेस्पेक्ट में अगर हम डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करें, इस P का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर इंटू r लैम्डा, सॉरी r d थीटा इंटू लैम्डा। ठीक है, r d थीटा क्या है, उस एलिमेंटल लेंथ के ऊपर चार्ज,
तो इस एलिमेंट्री लेंथ का डायपोल मोमेंट हो गया। अब इससे हम पूरे सिस्टम के लिए क्या करना पड़ेगा, हम इसे इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2 पाई तक। अब देखो लैम्डा जो है, लैम्डा अगर हर पॉइंट पे सेम रहता, मतलब पूरे सर्कल में प्लस लैम्डा होता, तब हम इसको सिंपली 0 to 2 पाई तक इंटीग्रेट कर देता। बट यहाँ पे जो लैम्डा है 0 to पाई तक है प्लस लैम्डा, और उसके बाद माइनस लैम्डा है, तो आप इससे 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे लिखोगे यहाँ पे कि 0 to पाई आर, कैपिटल आर, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा रहेंगे डी थीटा, और उसके बाद प्लस पाई टू 2 पाई, आर का वैल्यू आर ही रखो, कैपिटल आर। अब लैम्डा का वैल्यू क्या पुट करोगे, माइनस लैम्डा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आर वेक्टर क्या लिखोगे, सेंटर, सर्कल का सेंटर के रिस्पेक्ट में सर्कमफ्रेंस के ऊपर किसी भी पॉइंट को कैसे लिखोगे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ठीक है, आर साइन थीटा जे कैप। सो इसमें वैल्यू पुट कर दो, सो आर आर मल्टीपल होकर देखोगे आर स्क्वायर हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर इंटू लैम्डा से होंगे कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। इससे इंटीग्रेट करो डी थीटा 0 to पाई तक। फिर उसके बाद है यहाँ पे माइनस लैम्डा, तो माइनस लैम्डा कैपिटल आर स्क्वायर पाई टू 2 पाई कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब इससे इंटीग्रेट करो और जल्दी से आंसर बताओ क्या होना चाहिए। सर इसे सेंटर ऑफ मास लेके भी तो कर सकते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो। इस सर्कल का सेंटर ऑफ, हाफ सर्कल का सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होंगे, दूसरा का हाफ पर यहाँ पर होंगे, उससे भी आप कर सकते हो। तो इसका वैल्यू क्या होंगे देखो, कॉस स्क्वायर को इंटीग्रेट, कॉस के इंटीग्रेट करोगे क्या होंगे, साइन थीटा होगा 0 और पाई का वैल्यू हो जाएगा 0। साइन का इंटीग्रेशन क्या होंगे, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा को अगर आप 0 to पाई तक इंटीग्रेट करोगे क्या होना चाहिए, 2 आएगा ना, 2। सो 2 लैम्डा आर जे कैप। अब सेकंड टर्म देखो यहाँ पे, इसमें क्या है कि वैल्यू कॉस थीटा को अगर इंटीग्रेट करोगे साइन थीटा हो जाएंगे, साइन थीटा पाई पे वैल्यू होता है 0 और 2 पाई पे भी 0 ही होंगे, और कॉस थीटा का साइन थीटा का इंटीग्रेट करोगे माइनस कॉस थीटा होगा, माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होंगे, -2 आएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पर एक माइनस साइन है, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे लैम्डा लैम्डा आर स्क्वायर इंटू जे कैप। सो फाइनली क्या होंगे, 4 लैम्डा आर स्क्वायर इंटू जे कैप। सो ये होगा आपका डायपोल मोमेंट, बट यहाँ पर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा गया है। सो डायपोल मोमेंट का अगर आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करोगे तो होंगे 4 लैम्डा आर स्क्वायर। ठीक है, 4 लैम्डा। हाँ बोलो सर वैसे कोई एक बंदा पूछा कर रहे थे सर, ऐसे नहीं आया था, एक बार इसे बता दीजिए। सो यहाँ पर देखो टोटल इस रिंग के ऊपर पर यूनिट लेंथ पे लैम्डा चार्ज है, यहाँ पर माइनस लैम्डा चार्ज है, तो हाफ के ऊपर जो चार्ज है उस चार्ज का वैल्यू क्या होंगे, पाई लैम्डा आर, है ना। अपर हाफ में जो चार्ज होगा, टोटल चार्ज का वैल्यू क्या होंगे, पाई लैम्डा आर, और लोअर हाफ में जो चार्ज होंगे माइनस पाई लैम्डा आर, ये होगा लोअर हाफ में चार्ज। अब अगर हम इसे सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेट करने चाहें, तो रिंग का अगर आप हाफ पूरे कंप्लीट रिंग का सेंटर ऑफ मास देखोगे कहाँ पर होता है, एग्जैक्टली सेंटर पे होता है। लेकिन अगर आप हाफ सर्कल का देखोगे तो हाफ सर्कल का सेंटर कहाँ पर होना चाहिए, ये अगर से आपका वाई एक्सिस हो तो वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट होगा यहाँ पे, और इस वाला हाफ का यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो किस पॉइंट पे होता है बता सकते हो कोई, R/2 पे नहीं होता है, 2r/पाई क्या होंगे बताओ, सेंटर ऑफ मास मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली। 2r/पाई 2r/पाई
सो ये अगर इधर शिफ्ट हुए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 2r/π होगा। और ये माइनस डायरेक्शन पे शिफ्ट होंगे और ये प्लस पे होंगे। सो आप देखो अगर आप इससे डायपोल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ मास की तरफ ट्रीट करने चाहोगे तो क्या होंगे, यहाँ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको मान लोगे एज ए पॉइंट चार्ज इस पॉइंट पे है, सेम इस हाफ में जो चार्ज है ये इस पॉइंट पे है। तो क्या मिलेंगे आपको यहाँ पे, ये मान लीजिए y=0 लाइन है। सो यहाँ से y से कितने डिस्टेंस पे, 2r डिस्टेंस पे, 2r/π डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज है जहाँ पर इतने अमाउंट ऑफ चार्ज रखा गया है, और डाउनवर्ड पे भी सेम डिस्टेंस पे इतने डिस्टेंस पे ये अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज है, एक में प्लस है एक में माइनस है, तो इस सिस्टम का डायपोल क्या लिखोगे, डायपोल P = 1 ऑफ दिस चार्ज, सो पाई लैम्डा r इंटू इन दोनों में से इन दोनों का टोटल डिस्टेंस। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 4r/π, ठीक है। सो पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे तो देखो क्या होंगे 4 λr², ठीक है। से भी सेम ही आंसर आ जाएगा। सर हाँ बोलो। समथिंग सीख लिया था उसको सर, स्टार डिस्ट्रीब्यूशन पर लैम्डा cos थीटा दिया था, क्या होना है, लैम्डा cos थीटा स्टार डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, लैम्डा को लैम्डा तेज- cos लैम्डा cos थीटा अगर लिख लोगे इससे, यस सर, लैम्डा cos थीटा लिखोगे देखो क्या प्रॉब्लम होंगे। यहाँ पर कहीं किसी पॉइंट पे लैम्डा 0 है क्या, नो सर, बट वहां पे अगर आप थीटा का वैल्यू पाई पुट करोगे तब क्या होंगे, 0 आ जाए। 0 आ जाएगा ना। सिर्फ आप पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर आप ये मान रहे होंगे कि एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है तो लैम्डा = λ0 cos थीटा लिख दोगे तो नहीं होंगे, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पर लैम्डा का वैल्यू जो है हर पॉइंट पे सेम है, बस साइन ऑपोजिट कर दिया गया है। जब आप लैम्डा cos थीटा लिखोगे λ0 cos थीटा तो cos थीटा का वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा, जिसकी वजह से लैम्डा का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी ना। तो इसको λ0 cos थीटा नहीं लिख सकते आप। सर स्लाइड बैक करिए थोड़ा। तो यहाँ तक करके आओ, नेक्स्ट क्लास में ऊपर स्क्रॉल, ऊपर वाला स्क्रॉल कर दीजिए, ऊपर वाला पोर्शन दिखना था। सो नेक्स्ट क्लास में इसके इस डायपोल के ऊपर एक क्विज होगा, ठीक है, 2-3 क्वेश्चंस का, ओके आपको सारे आंसर सॉल्व करना है, किसका डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का और इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है, और साथ में MSQ जो ऑन है इसको एक बार ट्राई करो, ना होंगे तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके सर, ठीक, Thank you, sir. ठीक है सर। Yes, sir. थैंक यू सर।